अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एन एफआईआर। एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? अब यू शुड रिमेंबर दिस दैट एविडेंशियरी वैल्यू इज ऑफ टू टाइप्स। एविडेंशियरी वैल्यू is of two types. First is substantive value and second is procedural value. अब substantive value को यह मतलब होता है that FIR can be used as a substantive piece of evidence and it can be used as a relevant fact. FIR can be used as a relevant fact during trial. अब if FIR can be used as a substantive piece of evidence and if FIR can be used as a relevant fact, तो हम बोल सकते हैं in that case that FIR can be used to actually prove the fact in issue. FIR हमारा relevant fact हो गया and ये हमारी fact in issue को help करने में help करेगा. Okay, for example हमारे सामने fact in issue आ रहा है that A has committed murder of B. Okay, ये fact in issue हो गया. अब इस fact in issue को prove करने के लिए FIR can be a relevant fact. Suppose C एक witness होता है, C is a witness and इसने देखा था that A has murdered B. C इस चीज का आई विटनेस था. अब जैसे ही C ने इस चीज को विटनेस किया, उसके तुरंत बाद C ने जाके FIR लॉन्च करा दी. यानी C ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत उसने जाके FIR को रिकॉर्ड करवाया. अब यहाँ पे we can say that C has recorded the FIR. C has recorded the FIR in the same transaction. सेम ट्रांजैक्शन में सी ने यहाँ पे एफआईआर को रिकॉर्ड करवाया था. सपोज सी ने जो एफआईआर रिकॉर्ड करवाई वो 2 दिन के बाद करवाई एंड 2 दिन पहले इसने मर्डर होते हुए देखा था एंड उसके 2 दिन के बाद इसने एफआईआर रिकॉर्ड करवाई. तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते थे दैट एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेम ट्रांजैक्शन. लेकिन हमारे एग्जांपल में मर्डर और एफआईआर के रिकॉर्डिंग के बीच में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं था एंड दैट इज व्हाई रिकॉर्डिंग of FIR can be said to be relevant under section number 6 of Evidence Act and section number 4 of BSA. Okay, इन दोनों sections के अंडर हम ये बोल सकते हैं that FIR is a relevant fact and a relevant fact हमको fact in issue को prove करने के लिए help कर सकता है. यानी murder को prove करने के लिए FIR जो है ये हमारी help कर सकता है. तो ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस हो चुका है जहां पे एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. अब हम सेकंड इंस्टेंस के ऊपर आते हैं दैट इज एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ बीएसए. इन सेक्शंस के अंदर भी एफआईआर को हम रिलेवेंट मान सकते हैं एंड ये तब हो सकता है व्हेन एफआईआर points towards a subsequent relevant conduct. When FIR points towards a subsequent relevant conduct. Suppose A is a person, ये B का ब्रदर होता है एंड इसने देखा है कि C ने B का मर्डर कमिट किया है. इसका विटनेस A है. अब जैसे ही मर्डर कमिट होता है उसके तुरंत बाद A जाता है एफआईआर को रिकॉर्ड करवाने. एंड जब एफआईआर को रिकॉर्ड करवा रहा था उस टाइम ए वाज क्राइंग. ए यहाँ पे रो रहा था एंड साथ में एफआईआर को रिकॉर्ड भी करवा रहा था. अब आप देखोगे सेक्शन नंबर 6 ऑफ बीएसए में दिस कैन बी रेलेवेंट कंडक्ट एंड इसको हम यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट मान लेंगे. तो यहाँ पे जो एफआईआर को रिकॉर्ड करवाया जा रहा है दिस कैन बी अ रेलेवेंट फैक्ट एंड ए मर्डर को प्रूव करने के लिए, यानी फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करने के लिए हमारी हेल्प करेगा. ओके, तो अभी तक हमें 2 इंस्टेंस पढ़े हैं जहां पे हमने एफआईआर के एविडेंशियल वैल्यू को एग्जामिन किया. अब हम आते हैं थर्ड इंस्टेंस के ऊपर जहां पे एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट. सेक्शन नंबर 32 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएसए में आप देखोगे यहाँ पे डाइन डिक्लेरेशन के बारे में बात करी गई है. So we will have to remember that FIR can be used as dying declaration as well. And हमको पता है that dying declaration is a relevant fact. Suppose A is a person, इसको B ने शूट किया है, B ने A को शूट किया है
एंड इसके बाद ए को जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब जब ये हॉस्पिटल में था उस समय इसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है दैट बी हैड शॉट मी। अब ये स्टेटमेंट मेक करने के बाद ए की डेथ हो जाती है। It died after making this statement. अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी है इसको आप एफआईआर की तरह यूज कर सकते हो। दिस कैन बी यूज्ड एज एन एफआईआर एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे वी आर सीइंग दैट एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे एफआईआर जो है डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज करी जा सकती है एंड दैट इज व्हाई सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएसए के अंडर एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एज वेल एंड एफआईआर कैन बी अ relevant fact in this case. And obviously, this relevant fact is helping us to prove the fact in issue. इस particular case में fact in issue होगा that B had murdered A. Okay. तो ये कुछ instances हैं जब पे FIR can be used as a substantive piece of evidence. अब हम आते हैं उन instances के ऊपर where FIR can be used as a procedural piece of evidence. As a procedural piece of evidence को भी आप FIR का use कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ए ने एफआईआर के अंडर एक एडमिशन किया। ए जाता है पुलिस के पास एंड ए बोलता है कि सी ने बी का मर्डर किया। सी हैड कंडक्टेड मर्डर ऑफ बी एंड इसके बाद ए बोलता है कि मैंने इसको होते हुए देखा है। आई वॉज एन आई विटनेस टू दिस इंसिडेंट। अब इससे ये प्रूव हो जाएगा कि मर्डर के टाइम पे ए जो है वो वहीं पे मौजूद था, यानी क्राइम स्पॉट पे ए वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मर्डर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए ने इस चीज का एडमिशन कर लिया। अब आगे जाके अगर ए के खिलाफ कोई एविडेंसेस आते हैं, ए के खिलाफ कोई एविडेंसेस आते हैं तो वी कैन से दैट ए ने खुद एडमिट किया था कि क्राइम स्पॉट पे वो मर्डर के टाइम में मौजूद था। एंड यहाँ पे एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट। एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 21 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 19 ऑफ बीएसए। यहां पे ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। इट इज अ सेल्फ हार्मिंग एडमिशन एंड दैट इज व्हाई इट विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। इसके अलावा एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट एज वेल। सेक्शन नंबर 27 में आप देखोगे डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात करी गई है एंड बीएसए में भी आप देखोगे सेक्शन नंबर 23 का जो क्लॉज 2 है इसका प्रोवाइजो जो है it talks about discovery statement. Suppose A is a person, इसने B का मर्डर किया। A had committed murder of B and इसके बाद पुलिस स्टेशन में आता है। इसके बाद A अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब इसके बाद A ने पुलिस को बताया है कि जो मर्डर का वेपन है इसको उसने C के घर में छुपा दिया। The murder weapon is hidden in the house of C. अब बाद में जाके पुलिस जो है सेम स्पॉट से मर्डर वेपन को ऑब्टेन करती है। अब यहाँ पे ए की जो स्टेटमेंट है इसको हम डिस्कवरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं एंड यहाँ पे वी आर सीइंग दैट एफआईआर इज यूज्ड एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट एज वेल। तो अभी हमने दो इंस्टेंसेस पढ़े हैं जहां पे एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट एक प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस एफआईआर को हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे FIR can be used for cross-examination and corroboration as well. For example, A is a person, इसने FIR को रिकॉर्ड करवाया था। अब A ने यहाँ पे ट्रायल के टाइम पे जो उसने FIR में बोला था उस स्टेटमेंट को उसने रिवर्स कर दिया। अब जब यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता है तब A ने अपने FIR वाली स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, यानी FIR में उसने कुछ और चीज बोली थी एंड ट्रायल में अब वो कुछ और चीज बोल रहा है। अब इस चीज के ऊपर ए कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड। यहाँ पे ए को आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो एंड एफआईआर की जो कॉपी है उसके बेसिस पे देयर कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन डन इन दिस केस। तो यहाँ पे भी हम एफआईआर को एज अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन नंबर 155 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 158 ऑफ बीएसए में आप देखोगे यहां पे एफआईआर कैन बी यूज्ड फॉर इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। विटनेस का जो क्रेडिट है इसको इम्पीच करने के लिए एफआईआर को आप यहां पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सी इज अ विटनेस, इसने एफआईआर के टाइम पे कुछ और चीज बोली थी एंड ट्रायल के टाइम पे सी अपनी स्टेटमेंट को बदल रहा है। अब यहाँ पे यू कैन प्रूव दैट सी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यहाँ पे आप सी का जो क्रेडिट है
इसको इम्पीच कर सकते हो एंड एक बार ये हो जाता है, एक बार सी का जो क्रेडिट है उसको आप इम्पीच कर देते हो तो उसके बाद सी की जो भी टेस्टिमनी होगी इसको कोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दैट एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस। इसके अलावा एफआईआर कैन बी यूज्ड फॉर कोरॉबोरेशन एज वेल। सेक्शन नंबर 157 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 160 ऑफ बीएसए में आप देखोगे एफआईआर कैन बी यूज्ड फॉर कोरॉबोरेशन पर्पसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ए ने एफआईआर के टाइम में बोला था दैट आई हैव सीन दैट बी हैज कमिटेड मर्डर ऑफ सी। बी ने सी का मर्डर किया है, ये चीज ए ने एफआईआर में लिखवाई थी। अब बाद में जाके जब ट्रायल स्टार्ट होता है तब ए ने सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया था, सेम स्टेटमेंट ए ने ट्रायल के टाइम पे भी बोली थी। तो यहां पे वी कैन यूज द स्टेटमेंट ऑफ ए फॉर कोरॉबोरेशन पर्पसेस। जो यहाँ पे एफआईआर की स्टेटमेंट है इसको आप कोरॉबोरेशन के पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो एंड दिस कैन बी अ यूजफुल पीस ऑफ एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा एफआईआर कैन बी यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी एज वेल। एफआईआर को आप मेमोरी को रिफ्रेश कराने के लिए भी यूज कर सकते हो। सेक्शन नंबर 159 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 162 ऑफ बीएसए। इसके अलावा सेक्शन नंबर 160 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 163 ऑफ बीएसए में आप देखोगे रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी की बात करी गई है। सपोज ए इज अ पर्सन, ए ने एफआईआर को रिकॉर्ड करवाया था, ओके अब इसके बाद जब ट्रायल स्टार्ट होता है इसके बीच में 2 साल निकल जाते हैं, यानी एफआईआर का रिकॉर्डिंग और ट्रायल के स्टार्ट में 2 साल निकल जाते हैं। अब ए को याद नहीं था कि उसने एफआईआर में क्या लिखवाया था। अब यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान ए को परमिट कर सकते हो कि जो उसके एफआईआर की कॉपी है उसको वो देख ले एंड अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर ले। इन दिस पर्टिकुलर केस एफआईआर कैन बी शोन टू द विटनेस, एफआईआर कैन बी शोन टू द विटनेस फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी। तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे जहां पे एफआईआर कैन बी यूज्ड एज अ प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस। तो आपको यहाँ पे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर जो है उसको याद रखना है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम लिटिगेशंस पर्सपेक्टिव।